नमस्कार मित्रों, मैं ध्वन्यालोक की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले पाठ में कुछ अलंकारों के उदाहरण पढ़े थे और उसमें हम लोगों ने देखा था कि व्यंग्य की प्रधानता न होने के कारण उसको ध्वनि नहीं कहा जा सकता, उसमें ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। अगर कहीं पर व्यंग्य की प्रधानता है तो भी ध्वनि का अंतर्भाव उसमें नहीं होगा, अपितु ध्वनि में उसका अंतर्भाव हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि का महान विषय है। ध्वनि का महान विषय होने के कारण जैसे पर्यायोक्त है, तो पर्यायोक्त में यदि प्राधान्य न व्यंग्यत्वम, यदि वहां पर व्यंग्य की प्रधानता रहेगी, तद भवतु नाम तस्य ध्वनौ अंतर्भाव, तो उसका ध्वनि में अंतर्भाव हो जाए। न तो ध्वनि है तत्र अंतर्भाव, ध्वनि का पर्यायोक्त में अलंकार में अंतर्भाव नहीं हो सकता। क्यों? तस्य ध्वनि है तस्य महाविषयत्वेन, माने ध्वनि के महाविषय होने के कारण और अंगित्वेन, और ध्वनि चूंकि अंगी यानी मुख्य है, ये इसलिए उसका अंतर्भाव एक छोटे से पर्यायोक्त में नहीं हो सकता, क्योंकि ध्वनि का महाविषय है। तो इतना बड़ा ध्वनि का विषय है तो वो छोटे से पर्यायोक्त में कैसे आएगा? हाँ, उसमें पर्यायोक्त जैसी बहुत सी अलंकार इत्यादि आ जाएंगे। ये बात आगे बताएंगे भी, ठीक है। कि ध्वनि का महान विषय कैसे है, ये अन्य उद्योतों में इसकी चर्चा की गई है, अगले उद्योत में इसकी चर्चा है। तो यहां तक हम लोगों ने पहले देख लिया था, अच्छे से समझ लिया था। अब देखिए कि जो भामह ने पर्यायोक्त का उदाहरण दिया है, वो बता रहे हैं कि उसमें भी ध्वनि नहीं है, उसमें व्यंग्य की प्रधानता नहीं है। क्योंकि ध्वनि कब होती है? व्यंग्य की प्रधानता में ध्वनि होती है, ध्वनि काव्य होता है। और जो पर्यायोक्त का भामा ने उदाहरण दिया है, उसमें व्यंग्य सेव प्राधान्यम न पुनः, यहां जोड़ेंगे कि उसमें व्यंग्य की प्रधानता नहीं है। भामह के उदाहरण जो भामह ने दिया है और उसके सदृश अन्य भी जो पर्यायोक्त के उदाहरण हैं, उनमें व्यंग्य की प्रधानता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाच्यस्य तत्र, उन उदाहरणों में वाच्य के उपसर्जनी भावेन अविवक्षितत्वात्, क्योंकि उनमें जो वाच्य है वो उपसर्जनी भाव यानी गौण रूप से अविवक्षित, गौण रूप से अविवक्षित, अविवक्षित का मतलब क्या है? वो विवक्षित नहीं है, गौण रूप से विवक्षित नहीं है। तो बताओ किस रूप में होगा? अगर उपसर्जन के रूप में वो विवक्षित नहीं है, अविवक्षित है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो, समझिएगा, वाच्य जो है वो उपसर्जनी भाव मतलब गौण रूप में विवक्षित नहीं है, अविवक्षित है, यानी गौण के रूप में नहीं कहना चाह रहा है कभी। किस रूप में कहना चाह रहा है वाच्य को? प्रधान रूप में। तो जब वाच्य प्रधान होगा, गौण नहीं होगा, तो उससे क्या आएगा? इसका मतलब क्या आएगा? इसका मतलब वहां व्यंग्य बताओ प्रधान होगा? नहीं होगा, क्योंकि वाच्य प्रधान रूप से विवक्षित है। वहां पर वाच्य उपसर्जनी भाव यानी गौण रूप से अविवक्षित है, इसलिए वहां पर क्या होगा? वाच्य जब उपसर्जनी भाव यानी गौण रूप से अविवक्षित है, यानी प्रधान रूप से विवक्षित है, तो व्यंग्य की प्रधानता कैसे हो सकती है? वही बता रहे हैं कि वहां पर व्यंग्यस्य प्राधान्यम नास्ति न पुनः। तो इसलिए भामह ने जैसा उदाहरण दिया है, ऐसे उदाहरणों में तो व्यंग्य की प्रधानता ही नहीं है, वहां तो वाच्य ही प्रधान रूप से विवक्षित है, उपसर्जनी भावेन वहां वाच्य अविवक्षित है। भामह का उदाहरण क्या है? तो वो जो है टीकाओं में मिल जाता है। भामा का दिया हुआ जो उदाहरण है वो आप देख सकते हैं टीकाओं में कि गृहेषु, गृहेषु अध्वसु वा नान्नम भुजमहे यदधीतिनः। विप्रा न भुंजते। देखिए, माने घर में अथवा अध्व में, घर में अथवा अध्व माने मार्ग में, वा
मतलब विकल्प है कि घर में अथवा मार्ग में नान्नम भुजमहे, माने अन्न को हम लोग नहीं खाते हैं। ठीक है, किस अन्न को? यद अधीतिनः विप्रा न भुंजते, जिसको अधीति ब्राह्मण लोग पहले नहीं खा चुके हैं। मतलब ये हुआ कि जिसको पहले ऐसे अन्न को हम लोग घर में अथवा मार्ग में नहीं खाते हैं, जिसको पहले अन्य जो ब्राह्मण अधीति ब्राह्मण है उन्होंने जिसको नहीं खा लिया, यानी कि जब पहले उसको पकाने वाला क्या करेगा, खाएगा, खा करके चेक करेगा, बताएगा कि कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला हुआ है, तो जब बता देगा उसके बाद फिर ये लोग खाते हैं। तो ये यहाँ उदाहरण दिया गया है। तो इससे क्या व्यंजित हो रहा है कि कहीं जहर इत्यादि तो नहीं मिला हुआ है, उसकी निवृत्ति के लिए, उसकी जांच के लिए वहां पर ये लोग अन्न जो है तब तक नहीं खाते जब तक अदिति विप्र उसको नहीं खा लेते। अब देखो, अब यहां पर ये तो व्यंग्य निकल करके आ रहा है, लेकिन व्यंग्य निकल करके आ रहा है लेकिन उसको वाच्य के रूप में ही यहां पर प्रस्तुत कर दिया। क्या कह दिया आगे? तच्च। तच्च माने ऐसा क्यों करते हैं? रस दान निवृत्तये। तच्च माने ये ऐसा क्यों करते हैं? रस, रस माने होता है विष, विष दान निवृत्ति के लिए, कि मतलब कहीं विष ना मिला दिया जाए भोजन में, इसलिए ऐसा करते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं कि उस अन्न को नहीं खाते जब तक उसको विप्र नहीं पहले खा लेते, अदिति विप्र पहले उसको खा नहीं लेते। तो बताओ, यहां पर जब वाच्य को आपने स्पष्ट रूप से लिख ही दिया है, तो बताओ अब आप बात अगर ना लिखते तो यहां पर व्यंग्य क्या निकलता? व्यंग्य यहां पर निकलता और वो प्रधान रूप से रहता। लेकिन जब क्या कर दिया, उसको लिख ही दिया, वाच्य रख दिया, माने एकदम उसको श्लोक में शब्द के द्वारा उसको प्रस्तुत कर दिया, तो अब वो वाच्य हो गया। वाच्य हो जाने से अब वही मुख्य हो गया। अब वो उपसर्जनी भाव से यानी गौण रूप से वो विवक्षित नहीं रहा, ये तो मुख्य हो गया, प्रधान हो गया। तो अब अगर ये व्यंग्य होता तो ये व्यंग्य प्रधान होता, लेकिन इसको तो यहाँ वाच्य रूप में रख दिया गया है तो ये वाच्य प्रधान हो जाएगा। गौण रूप से अविवक्षित ही, विवक्षित ही नहीं है, अविवक्षित है, तो यहाँ व्यंग्य की प्रधानता ही नहीं रही, तो यहाँ पर ध्वनि काव्य नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इतना स्पष्ट हो गया, यहाँ तक हो गया। देखिए कुछ ये कठिनाई है, हो सकती है आप लोगों को, तो ऐसा इसमें घबराना नहीं है, धीरे धीरे ये आपको समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं आएगा तो आप दोबारा देखिए, और फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम प्रयत्न करेंगे वहां पर आपको समझा दें। और अगर आपको मतलब नहीं समझ में आता तो इसको आप जब देखेंगे ना, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पर कुछ कठिनाइयाँ जो है आपको यहाँ पर प्रस्तुत, माने कुछ कठिनाइयाँ आपको महसूस होंगी आपको। तो अब देखिए अगला, वाच्य से तत्र उपसर्जनी भावे ना अविवक्षितत्वात्। तो कई बार ना सब जो शब्द होते हैं वही समझ में आना मुश्किल होता है। उपसर्जनी भाव क्या है? अभी एक उपसर्जनी भाव मतलब गौण होना, ठीक है, अनुपसर्जन यानी प्रधान होना, तो कई बार शब्द नहीं समझ में आते हैं। अब अपनुति दीपक यो हो पुनर्वाच्य से प्राधान्य। अपनुति और दीपक ये दो अलंकार इनमें अभी पहले ही बता चुके हैं, और मैंने जो पिछला पाठ था उसमें हम बता चुके हैं, और इन्होंने अभी पीछे ही ग्रंथ में बताया था कि अपनुति और दीपक यो हो पुनः वाच्य से प्राधान्य, इसमें वाच्य प्रधान होता है। और व्यंग्य से अनुयायी, तो व्यंग्य जो है अनुयायी होता है, पीछे चलने वाला होता है। इनमें उपमा अलंकार या उपमा जो है इनमें व्यंग्य होती है, उपमान उपमेय भाव व्यंग्य होता है, वो अनुयायी होता है, पीछे चलने वाला होता है। तो बताओ, वो गौण होता है, वाच्य प्रधान होता है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ तो कैसे हो सकता है? क्योंकि ध्वनि जब व्यंग्य प्रधान रहेगा तब ध्वनि होगी। यहाँ व्यंग्य प्रधान ही नहीं है, अनुयायी है, तो यहाँ ध्वनि नहीं होगी, अनुयायी यानी गौण है। ठीक है, अब देखिए संकरालंकार है। संकर अलंकार में क्या है भाई? यदा अलंकारो अलंकारांतर छायाम अनुगृहणाति। ठीक है, देखो संकर अलंकार में एक ऐसी स्थिति है, क्या स्थिति है कि जब एक अलंकार दूसरे अलंकार की छाया को अनुगृहणाति यानी कि उसको बढ़ाता है। मतलब संकर शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि दो चीजें मिली हुई होंगी। तो संकर अलंकार में क्या रहता है? एक अलंकार और दूसरा अलंकार दोनों मिले हुए रहते हैं, जिसमें एक अलंकार दूसरे अलंकार की शोभा को बढ़ाने वाला रहता है। एक अलंकार दूसरे अलंकार की शोभा को बढ़ाने वाला रहता है। तो वहां पर यदा अलंकारो अलंकारांतर छायाम अनुगृहणाति, माने दूसरे अलंकार की
छाया यानी शोभा को अनुग्रहणात् मैंने बढ़ाने वाला रहता है। तदा तब व्यंग्यस्य प्राधान्येन अविवक्षितत्वात् न ध्वनि विषयत्वम्। तब वहां पर कहते हैं एक बात बताओ, एक अलंकार जैसे जैसे क अलंकार ये वाच्य हो गया, ये क्या हो गया, क अलंकार वाच्य हो गया, और जो ख अलंकार है वो व्यंग्य हो गया, ख अलंकार व्यंग्य हो गया, और ये व्यंग्य अलंकार क्या कर रहा है, इस वाच्य अलंकार की शोभा को बढ़ा रहा है। व्यंग्य अलंकार वाच्य अलंकार की शोभा को बढ़ा रहा है। अब बताइए, व्यंग्य अलंकार जो था वो होना तो मुख्य चाहिए था, लेकिन वो तो वाच्य अलंकार की शोभा को बढ़ाने वाला है, माने उसका उपकारक है। अरे भाई, आप अगर अपने शरीर पर आभूषण इत्यादि धारण करते हैं तो वो आपकी शोभा को बढ़ाते हैं, तो वो तो उपकारक हुए ना आपके। मुख्य कौन हुआ, मुख्य तो आप हुए, और आपकी जो शोभा बढ़ाने वाले अलंकार आदि हैं वो गौण हुए। अरे वो आपसे ज्यादा बढ़ करके थोड़े ही हैं। तो अगर कोई व्यंग्य अलंकार वो वाच्य अलंकार की शोभा को बढ़ा रहा है तो वो मुख्य कहाँ से हुआ। तो इसका मतलब व्यंग्य अलंकार जब क्या होगा, अप्रधान, क्योंकि वो अनुग्राहक है ना, अनुग्राहक यानी कि उपकारक है, शोभावर्धक है। व्यंग्य अलंकार तो वो तो माने क्या होगा, वो तो गौण हो जाएगा, वाच्य के प्रति गौण हो जाएगा, माने प्रधान नहीं रहेगा। और व्यंग्य की प्रधानता में ही ध्वनि होती है, तो वहां ध्वनि नहीं हो सकती। वही लिखा है कि तथा तब व्यंग्यस्य प्राधान्येन अविवक्षितत्वात्। तब जो व्यंग्य अलंकार है वो प्रधान रूप से विवक्षित नहीं हो सकता। प्राधान्येन माने प्रधान रूप से अविवक्षित होगा, वो प्रधान रूप से वहां प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अविवक्षित होने के कारण, प्रधान रूप से उसको न कहे जाने के कारण न ध्वनि विषयत्व, ध्वनि का विषय यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, तो संकर अलंकार में भी ध्वनि का विषय नहीं रहा। बोले अच्छा कोई बात नहीं भाई, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। कैसी स्थिति आ सकती है कि दो अलंकार रहें, वाच्य रहे व्यंग्य भी रहे। ठीक है, तो अब वहां पर कौन सा अलंकार अधिक चमत्कार उत्पन्न कर रहा है, कौन सा अलंकार अधिक मतलब ज्यादा जो है आनंद देने वाला है, ये बात ना पता रहे तब बताओ क्या करेंगे। ठीक है, एक संदेह संकर होता है ना, तो संदेह संकर में दोनों अलंकार जो है ना समान रूप से चमत्कार उत्पन्न करने वाले, आनंद आह्लाद उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो अब बताओ, अगर ऐसी स्थिति आ जाए, अलंकार द्वय संभावनायाम, ये एक अलग स्थिति, यहाँ पर क अलंकार और ख अलंकार दोनों क्या है, बराबर हैं। क्या है, दोनों बराबर हैं यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में तब कहते हैं वाच्य व्यंग्य हो, तब तो वाच्य अलंकार और व्यंग्य अलंकार दोनों का समम प्राधान्य, बराबर प्राधान्य रहेगा। अब एक बात बताओ, जब बराबर प्राधान्य रहेगा तो कैसे कहोगे आप कि यहाँ ध्वनि है, क्योंकि ध्वनि कब होती है, जब केवल ख यानी व्यंग्य अलंकार ही प्रधान रहे। लेकिन यहाँ तो कभी वाच्य प्रधान हो जा रहा है, कभी व्यंग्य प्रधान हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कौन बढ़ करके है, मतलब दोनों की एकदम तुल्यता है। तो यहाँ पर इसलिए दोनों अलंकार की संभावना रहने पर अलंकार द्वय संभावनायाम तो वाच्य व्यंग्य हो समम प्राधान्यम, समान प्राधान्य रहेगा, वहां भी ध्वनित्व नहीं आ सकता। ठीक है, अब जो है एक अगली स्थिति ये बता रहे हैं कि अथ वाच्योपसर्जनी भावेन व्यंग्यस्य तत्र अवस्थानम। कहते हैं कि भाई एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है। क्या स्थिति आ सकती है कि संकर अलंकार में, संकर में क्या होता है, दो अलंकार रहते हैं, एक क एक ख, मतलब दो तो रहेंगे ही कम से कम। तो अब यहां पर ये जो ख अलंकार है ये व्यंग्य है और क अलंकार जो है वो वाच्य है। ठीक है, ख ये क्या है, व्यंग्य है। मान लो ऐसी स्थिति आ गई कि ख अलंकार जो है वो बढ़ करके हो गए, चिन्ह जानते हैं ना, ये ख अलंकार को क्या बता रहा है, बड़ा बता रहा है, यानी कि ये अधिक चमत्कार जनक है, अधिक आनंद आह्लाद उत्पन्न करने वाला है। ठीक है, और मान लो ऐसी स्थिति आ गई, तब क्या करोगे। अगर ऐसी स्थिति आ गई कि व्यंग्य ही कहीं पर अगर प्रधान हो गया संकर अलंकार में, तब तो कहते हैं कि ध्वनि का उसमें अंतर्भाव हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि छोटी चीज नहीं है। ध्वनि क्या है, मैं अभी आपको बता चुका हूं, ध्वनि क्या है, ध्वनि बहुत विशाल है। अब संकर अलंकार क्या है, संकर अलंकार उसमें एक छोटी सी चीज है। तो बताओ इस संकर अलंकार के अंदर ध्वनि का अंतर्भाव कैसे हो सकता है। हाँ, ध्वनि के अंदर संकर अलंकार भी समा सकता है,
ऐसी स्थिति में जब संकर अलंकार में जो दो अलंकार हैं उनमें जब व्यंग्य वाला अलंकार ख अलंकार वो अधिक आनंद उत्पन्न करने वाला हो, वो प्रधान हो, उसके अंदर अधिक चारुत्व हो, तो वो संकर अलंकार ध्वनि के अंदर तो आ सकता है। लेकिन ध्वनि तो बहुत विशाल है। ये आप ध्वनि काव्य के भेद पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। चतुर्थ उल्लास में जाइए देखिए, अथवा उधर जो है चतुर्थ परिच्छेद में देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी दूसरे उद्योग से जो है ध्वनि का वर्णन है तो वहां भी देख सकते हैं। तो इतनी बात स्पष्ट हो गई, ध्वनि बहुत विशाल क्षेत्र में है। तो इसीलिए यहाँ पर वही बता रहे हैं कि वाच्य उपसर्जनी भावेन, अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि जो आपका वाच्य है, मतलब जैसे हमने बोला था ना क अलंकार, जैसे क नाम रख लिया हमने वाच्य अलंकार का, ये अगर उपसर्जनी भाव का मतलब होता है ये गुण हो जाए। क्या हो जाए? ये गुणीभूत हो जाए। गुणीभूत मतलब अमुख्य, प्रधान न रहे, उपसर्जन हो जाए। और व्यंग्य जो है वहां पर क्या हो जाए? व्यंग्य मुख्य हो जाए। व्यंग्य से तत्र अवस्थानम, तो ऐसी स्थिति में तदा सोपि ध्वनि विषय वस्तु, वो भी ध्वनि का विषय हो जाएगा। यानी व्यंग्य का ऐसे अवस्थान रहे वहां पर कि व्यंग्य मुख्य हो, वाच्य उपसर्जनी भाव हो वाच्य का, तो वहां पर वो भी ध्वनि का विषय तो हो सकता है। लेकिन न तो स एव ध्वनि ही, हम उसी को ही ध्वनि कहेंगे इति वक्तुम तो न सक्यम, न तू माने किंतु, न माने नहीं, वक्तुम सक्यम, वक्तुम माने कहना जो है सत्य, ऐसा नहीं है कि वही ध्वनि है, स्वयं ध्वनि वही ध्वनि, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? पर्यायोक्त निर्दिष्ट न्यायात, जो पर्यायोक्त अलंकार अभी बता रहे थे ना कि पर्यायोक्त में ऐसी स्थिति आ सकती है कि व्यंग्य की प्रधानता हो तो वो ध्वनि हो जाए। लेकिन क्या केवल पर्यायोक्त ही ध्वनि है? ना, ध्वनि के अंदर पर्यायोक्त आ सकता है, समा सकता है। पर्यायोक्त में ध्वनि थोड़ी आ सकती है। तो उसी निर्दिष्ट न्याय से यहां पर भी समझ लेना चाहिए। अपिच और भी बता रहे हैं कि एक बात बताओ, संकर अलंकार है, क्या है? संकर अलंकार। संकर अलंकार में संकर नाम है, क्या है? संकर नाम पड़ा है। और संकर का मतलब क्या होता है? कब होता है संकर? तो जब दूध और पानी मिला दिया जाता है, तो क्या दूध और पानी अलग अलग करके देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। वही कहते हैं कि नीरक क्षीरवत, जब अलंकार मिल जाता है, जब जैसे क और ख, ये दो अलंकार दूध और पानी माने नीर क्षीर की तरह, नीरक क्षीरवत जब अलंकार, दो अलंकार क और ख मिलते हैं तब इसको संकर कहा जाता है। अब बताओ, तब जब संकर कहा जाएगा तो यहां पर कैसे पता चलेगा कि कौन प्रधान है? ख प्रधान है कि क प्रधान है, कैसे पता चलेगा भाई? यहाँ व्यंग्य प्रधान है कि वाच्य प्रधान है? तो इसीलिए संकर अलंकार में संकर ऐसी उक्ति, संकर नाम, यही ध्वनि की संभावना का निराकरण कर देता है कि ध्वनि वहां नहीं हो सकती। भाई पता ही नहीं चलेगा कौन प्रधान है, वाच्य की व्यंग्य, जो व्यंग्य के प्राधान्य के बिना ध्वनि हो ही नहीं सकती, क्योंकि व्यंग्य प्राधान्य ही ध्वनि, पहले हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इतना स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब देखिए, अब यहां पर जो है इन्होंने एक स्थिति और बताई। इसको थोड़ा समझते हैं। अब देखिए, इन्होंने अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार की बात की है। इसको यद्यपि विस्तार से समझना है तो आप काव्य प्रकाश इत्यादि में देख सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ चीजें आपको यहाँ पर इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अप्रस्तुत प्रशंसा, अप्रस्तुत प्रशंसा, ठीक है, अप्रस्तुत प्रशंसा। यहां पर क्या होता है, जो अप्रस्तुत है, अप्रस्तुत के लिए हम एक शब्द ये भी प्रयोग करते हैं, अप्राकरणिक। अप्राकरणिक क्या कहते हैं? अप्राकरणिक। ठीक है, तो अप्रस्तुत माने अप्राकरणिक। ठीक है, तो अप्रस्तुत जो अप्राकरणिक है
इसकी प्रशंसा की जाती है। प्रशंसा का मतलब है ये यहाँ पर वाच्य के रूप में वर्णित किया जाता है। इतना स्पष्ट हो गया कि जो अप्रस्तुत रहेगा, अप्राकरणिक रहेगा, वो क्या होगा, उसकी प्रशंसा की जाएगी, मतलब उसका वाच्य के रूप में वर्णन किया जाएगा, यानी कि वो वाच्य रहेगा। तो जो अप्राकरणिक है, अप्रस्तुत है, वो वाच्य रहेगा। ठीक है, मन श्लोक में लिखा रहेगा। और यहां पर जो है, जो प्रस्तुत है, जो प्रस्तुत, प्रस्तुत का मतलब क्या होता है, प्रस्तुत मतलब प्राकरणिक। प्राकरणिक मतलब जो प्रकरण में है, और अप्राकरणिक यानी कि जो प्रकरण में नहीं है। तो वो क्या रहेगा, वो यहां पर प्रतीयमान रहेगा, प्रतीयमान रहेगा। ठीक है, प्रतीयमान की बजाय हम व्यंग्य भी लिख सकते हैं कि वो क्या रहेगा, वो व्यंग्य रहेगा। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं। जो प्रस्तुत है, जो प्राकरणिक है, वो क्या रहेगा, यहां पर व्यंग्य रहेगा। तो अब बताओ, अप्रस्तुत प्रशंसा में व्यंग्य हो गया कि नहीं, व्यंग्य आ गया, व्यंग्य माने प्रतीयमान आ गया कि नहीं। और अप्रस्तुत प्रशंसा में वाच्य भी होता है और व्यंग्य भी रहता है। प्रस्तुत प्राकरणिक व्यंग्य रहता है, और अप्रस्तुत जो अप्राकरणिक है उसकी प्रशंसा रहती है, मतलब कि वो वाच्य रहता है। ठीक है, तो यहां पर वाच्य और व्यंग्य दोनों है। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं। अब देखिए, ये जो अप्रस्तुत और प्रस्तुत, इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में तीन संबंध होते हैं। इन दोनों के मध्य में तीन संबंध होते हैं। किसकी किसके मध्य में, अप्रस्तुत और प्रस्तुत, इनके मध्य में क्या होते हैं, तीन तीन संबंध होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं भाई, तो एक हम समझ लेते हैं, सामान्य और विशेष। ठीक है, एक हो सकता है। दूसरा निमित्त और निमित्ती। देखो, निमित्ती को जो है वो कार्य भी कहा जाता है, और निमित्त को कारण भी कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा जो है उसको हम कहेंगे बस, मतलब ये अलग अलग ना कह करके सारूप्य। सारूप्य मतलब दोनों का रूप समान होना। सारूप्य, ठीक है। तो सारूप्य तो दोनों दोनों तरफ एक ही जैसा रहेगा, तो इसलिए यहां पर मतलब अलग अलग शब्द का प्रयोग नहीं है, दो शब्द नहीं है। ठीक है, इतना समझ आ गया कि नहीं। अब देखिए, अब यहां पर पहला क्या हुआ संबंध, सामान्य विशेष। दूसरा हुआ कारण कार्य अथवा निमित्त निमित्ती। और तीसरा संबंध क्या हो गया, सारूप्य संबंध हो गया। ठीक है, तो अब हम पहले संबंध को देख लेते हैं जरा। पहले संबंध में कैसी स्थिति आ सकती है, पहले संबंध में, पहले संबंध मतलब सामान्य विशेष संबंध में कैसी स्थिति आ सकती है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहीं पर एक बार बताता हूं कि सामान्य जो सामान्य है, सामान्य वाच्य। अच्छा, यहां पर जो है ना, ये याद रखना है कि ये क्या होगा, अप्रस्तुत होगा। ठीक है, सामान्य वाच्य जो होगा वो क्या होगा, अप्रस्तुत होगा। और जो विशेष होगा वो क्या होगा, वो व्यंग्य और प्रस्तुत होगा। ठीक है, तो अब देखो, एक ये तो हो गई एक स्थिति। इस एक स्थिति में देखते हैं, अगर यहां पर
अगर यहाँ पर जो व्यंग्य है वो अगर प्रधान रूप से अगर प्रतीत हो रहा है, व्यंग्य अगर प्रधान रूप से, जो विशेष है जो व्यंग्य है वो अगर प्रधान रूप से प्रतीत हो रहा है, तो सामान्य और विशेष के बीच में संबंध होता है अविनाभाव। अविनाभाव, अविनाभाव का मतलब क्या है कि विशेष और सामान्य इन दोनों में क्या होता है, अविनाभाव होता है। अविनाभाव का मतलब क्या है, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, बिना विशेष के सामान्य और बिना सामान्य के विशेष नहीं रह सकता है। तो इसीलिए अगर विशेष जो व्यंग्य है वो अगर प्रधान होगा, तो जो सामान्य वाच्य अप्रस्तुत है ये भी क्या होगा, ये भी प्रधान हो जाएगा। तो अविनाभाव संबंध होने के कारण यहां पर दोनों की प्रधानता आ जाएगी। इतनी बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? अब देखो दूसरी स्थिति क्या है। पहली स्थिति समझ में आ गई कि नहीं, कि अगर यहां पर जो विशेष व्यंग्य है वो प्रधान होगा तो जो सामान्य वाच्य है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी प्रधान हो जाएगा। अब बताओ जब दोनों प्रधान हो जाएंगे तो ध्वनि कहां से रहेगी भाई? अच्छा, दूसरी स्थिति देख लीजिए। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि जो विशेष है, विशेष याद रखना क्या होगा, जो अप्रस्तुत और वाच्य, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो देखो पहली स्थिति में क्या था, विशेष जो था वो व्यंग्य प्रस्तुत था और सामान्य क्या था, वाच्य अप्रस्तुत था। अब ऐसी स्थिति में देखो दूसरी स्थिति क्या है कि विशेष जो है वो अप्रस्तुत वाच्य है और सामान्य क्या है, यहां पर सामान्य क्या है, तो प्रस्तुत व्यंग्य, प्रस्तुत व्यंग्य जो है वो सामान्य है। अब ऐसी स्थिति में अगर यहां पर जो सामान्य है वो प्रधान हो गया, सामान्य अगर क्या हुआ, प्रधान हुआ, तो सामान्य में ही तो सभी विशेष रहते हैं। तो जब सामान्य में सभी विशेष रहते हैं तो विशेष भी क्या हो जाएगा, विशेष भी जो है प्रधान हो जाएगा, क्योंकि सभी विशेष कहाँ रहते हैं, सामान्य में ही रहते हैं। सभी विशेष कहाँ रहते हैं, सामान्य में रहते हैं, सामान्य निष्ठ होते हैं सभी विशेष। इसी सामान्य में सारे विशेषों का अंतर्भाव होता है। तो सामान्य अगर प्रधान होगा तो विशेष भी प्रधान हो जाएगा। तो ये दूसरी स्थिति। तो अब बताओ इसका मतलब ये निकल करके आ रहा है कि अगर व्यंग्य प्रधान होगा तो वाच्य भी प्रधान हो जाएगा। यही है ना निष्कर्ष निकल करके आ रहा है। पहली स्थिति में भी अगर व्यंग्य प्रधान होगा, विशेष प्रधान होगा तो सामान्य वाच्य प्रधान हो जाएगा। दूसरी स्थिति में अगर सामान्य व्यंग्य प्रधान होगा तो विशेष वाच्य प्रधान हो जाएगा। तो यानी कि अगर ये संबंध रखा जाता है, कौन सा वाला, पहला वाला संबंध रखा जाता है सामान्य और विशेष का, तो उसके निष्कर्ष के रूप में निकलेगा तुल्य प्राधान्य। तुल्य प्राधान्य, क्योंकि अगर विशेष प्रधान हुआ तो सामान्य प्रधान हो जाएगा, क्योंकि वो बिना सामान्य के रह नहीं सकता। असामान्य अगर प्रधान हुआ तो उसी में तो सारे विशेष रहते हैं, इसीलिए विशेष भी प्रधान हो जाएगा। तो सामान्य और विशेष ये संबंध हो सकता है प्रस्तुत और अप्रस्तुत में, माने वाच्य और व्यंग्य में, लेकिन चाहे एक भी प्रधान हो, लेकिन निकल करके निष्कर्ष के रूप में तुल्य प्राधान्य ही निकल करके आएगा। ऐसे ही निमित्त और निमित्ती माने कार्य और कारण वाली स्थिति में भी तुल्य प्राधान्य निकल करके आएगा। कैसे आएगा, जहां सामान्य और विशेष शब्द हैं यहां पर आप कारण और कार्य रख लीजिए। अब देखिए यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, एक बार 1 मिनट थोड़ा लिख लेते हैं, लिख करके जो है देखते हैं इसको। देखिए इसकी बजाय अगर हम यहां पर कार्य और कारण माने, क्या माने, कारण, और यहां पर हम कार्य रखें, ठीक है। अच्छा, यहां पर बस सामान्य और विशेष की जगह बदल रहे हैं और ये चीज तो इसमें भी जुड़ जाएगी, ठीक है।
तो अगर हमने क्या किया, हमने कार्य को प्रधान बनाया, कार्य को प्रधान बनाया, तो क्या होगा? एक बात बताओ कि जब कार्य प्रधान होगा, और सत्कार्यवाद सिद्धांत है, आपको पता है, तो सत्कार्यवाद सिद्धांत में क्या माना गया है? कारण और कार्य दोनों का तादात्म्य माना गया है, कि जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। आपने पढ़ा होगा सत्कार्यवाद सिद्धांत के हेतु में, कारण गुणात्मक क्या था? असद करणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् सक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्य। माने कारण भावात् का मतलब है कारण और कार्य दोनों में अभेद होता है, तादात्म्य होता है। तो इसीलिए जब कार्य प्रधान होगा तो कारण भी प्रधान होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कारण प्रधान है तो कार्य भी प्रधान होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यही चीज यहां पर निकल करके आ रही है। ठीक है, कि अगर कहीं पर निमित्त अगर प्रधान है, निमित्त अगर प्रधान है तो क्या होगा? उसका जो कार्य है वो भी प्रधान होगा। और अगर कहीं कार्य प्रधान है तो बताओ, अगर बिना कारण के प्रधान रहे कार्य प्रधान हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कारण भी प्रधान रहेगा। तो इसका जो निष्कर्ष है यहां पर, निमित्त और निमित्ती, यानी कि कारण और कार्य, कारण और कार्य, इसका भी जो निष्कर्ष निकलेगा वो तुल्य प्राधान्य में ही निकलेगा। ठीक है, और पूरा आप इसी प्रकार से घटा सकते हैं। अब देखिए तीसरा जो है वो है सारूप्य संबंध। तीसरा क्या है? सारूप्य संबंध। अगर आपने इन प्रस्तुत और अप्रस्तुत में, माने वाच्य और व्यंग्य में, अगर सारूप्य संबंध माना तो तब क्या होगा? तब देखो एक ऐसी स्थिति है क्या, कि ये जो अप्रस्तुत है, जो अप्रस्तुत अगर सारूप्य माना तो अप्रस्तुत जो वाच्य है, यह है ना अप्रस्तुत वाच्य, तो अप्रस्तुत वाच्य के द्वारा, अप्रस्तुत वाच्य के द्वारा अगर क्या हो रहा है? चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, और जो व्यंग्य है, जो प्रस्तुत जो व्यंग्य है वो यहां पर अधिक चमत्कार उत्पन्न नहीं कर रहा है, चमत्कार उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो यहां पर वाच्य जो होगा वो क्या होगा? वो प्रधान होगा, और व्यंग्य जो है वो गौण हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? तो ये तो स्थिति खत्म हो गई। फिर यहां ध्वनि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए, मान लो कि ऐसा हो जाए कि मतलब इसका उल्टा हो जाए, कि जो व्यंग्य है ये यही चमत्कार उत्पन्न करने लगे, अगर व्यंग्य चमत्कार उत्पन्न करने लगे अगर, तो व्यंग्य क्या हो जाएगा? तब व्यंग्य प्रधान हो जाएगा, तो व्यंग्य प्रधान हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पर जो अप्रस्तुत वाच्य है वो चमत्कार उत्पन्न न करे तो ये क्या हो जाएगा? ये गौण हो जाएगा। तो ये एक स्थिति, ये पहली स्थिति, ये दूसरी। तो दूसरी स्थिति में तो ध्वनि हो सकती है, लेकिन एक बात बताओ कि अगर ध्वनि है तो क्या यही ध्वनि है? नहीं, इसका ध्वनि के अंदर अंतर्भाव हो सकता है। अभी पीछे बताया ना पर्यायोक्त न्याय से, कि इस दूसरी स्थिति का, ये जो दूसरी स्थिति है जिसमें माने वाच्य चमत्कार जनक नहीं है और यहाँ व्यंग्य अगर चमत्कार जनक होने से प्रधान है, तो ध्वनि का तो महान विषय है ना भाई। उस ध्वनि में ये वाली दूसरी स्थिति आ जाएगी, ये जो दूसरी स्थिति है ये ध्वनि के अंदर आ जाएगी। ऐसा थोड़े है कि ध्वनि सिर्फ इतनी ही है। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं। अब यही जो है यहाँ पूरा लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिए कि अप्रस्तुत प्रशंसायाम अपि, अप्रस्तुत प्रशंसा में क्या होता है कि यदा जब सामान्य विशेष भाव, एक संबंध हो गया, निमित्त निमित्ती, निमित्त मतलब कारण, निमित्ती यानी कार्य, ये दूसरा हो गया। तो ये दूसरा संबंध हो गया। दो संबंधों की बात पहले बता दे रहे हैं कि इन दोनों संबंधों का जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या निकलता है? वो तुल्य प्राधान्य में ही निकलता है। यही यहाँ बता दिया है। देखो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि दोनों का निष्कर्ष किसमें निकलता है? समम एव प्राधान्यम, दोनों में जो है प्रधानता समान ही रहती है। किसकी किसकी? तो अभिधीयमान की और प्रतीयमान की। अभिधीयमान मतलब होता है वाच्य, और प्रतीयमान का मतलब होता है व्यंग्य। तो जो व्यंग्य और वाच्य दोनों की प्रधानता जो है वो सममेव, समान ही रहती है। ठीक है,
अब एक बात बताओ, वाच्य कौन होता है? तो मैं आपको बता चुका हूं वाच्य कौन होता है, बताओ। वाच्य जो होता है वो अप्रस्तुत होता है, वाच्य होगा अप्रस्तुत, और जो प्रस्तुत होगा वो व्यंग्य होगा, वही यहाँ लिखा हुआ है। देख लीजिए कि जो अविधीयमान है माने वाच्य है, वो वाच्य क्या होगा, वो अप्रस्तुत होगा, और जो प्रतीयमान माने व्यंग्य है, जो व्यंग्य है वो क्या होगा, वो प्रस्तुत होगा। तो अविधीयमान माने वाच्य जो अप्रस्तुत है उसका प्रतीयमान यानी कि व्यंग्य प्रस्तुत के साथ में जो अभिसंबंध है, वो अभिसंबंध जब होता है तदा माने तब अविधीयमान और प्रतीयमान कौन सा संबंध, यही निमित्त निमित्ती विसामान्य विशेष। तो अविधीयमान और प्रतीयमान माने वाच्य और व्यंग्य दोनों का समम ही प्राधान्य निकल करके आता है। क्यों आता है मैं आपको समझा चुका हूं, आगे इन्होंने भी बताया है, इसलिए विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे आता है देखो, यदा माने जब, तावत माने तो, जब तो माने पहला कि जब सामान्य विशेष भाव होगा तब का बता रहे हैं कि सामान्यस्य अप्रस्तुतस्य। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्या कि जो अप्रस्तुत रहेगा वो क्या रहेगा, वो अविधीयमान माने वाच्य रहेगा। अब अगर हमने उसको सामान्य बनाया, सामान्य किसको मान लिया, अप्रस्तुत अविधीयमान को सामान्य मान करके, ये पहली स्थिति मैं आपको लिख करके भी समझा चुका हूं। और उसका प्राकरणिक विशेष देखो, प्राकरणिक जो रहेगा वो प्राकरणिक मतलब होता है प्रस्तुत। तो प्रस्तुत क्या है यहां पर, प्रस्तुत है विशेष, और प्रतीयमान मतलब वो व्यंग्य है। प्रस्तुत विशेष प्रतीयमान जो है वो व्यंग्य है, और सामान्य जो सामान्य है वो क्या है, वो अप्रस्तुत है। सामान्य क्या है, अप्रस्तुत है, और अविधीयमान मतलब वो वाच्य है। ठीक है, तो ये एक स्थिति है। अब इसमें बताओ, अब इसमें बता रहे हैं कि जब यहां पर सामान्य का अप्रस्तुत अविधीयमान माने वाच्य का प्राकरणिक यानी प्रस्तुत, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा प्राकरणिक क्या होता है, मतलब जो प्रकरण में चल रहा है, विशेष क्या होता है, सामान्य क्या होता है। तो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा अलंकार के अंदर घुसना पड़ेगा। जो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है ना, उसको जाके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये शब्द थोड़ा सा आपको परेशान कर रहे होंगे। तो उसके साथ में जब प्रतीयमान माने व्यंग्य का संबंध होता है तदा माने तब विशेष प्रतीतौ सत्याम अपि, विशेष की प्रतीति होने पर भी, विशेष मतलब व्यंग्य, व्यंग्य की प्रतीति है वहां पर, व्यंग्य की प्रतीति तो होगी, विशेष की प्रतीति माने व्यंग्य की प्रतीति सत्याम होने पर भी प्राधान्य ना, प्राधान्य रूप से जो होगा तत्सामान्य ना, माने कि प्रधान रूप से वो उसका जो सामान्य है, मतलब जो अप्रस्तुत जो वाच्य है, उसके साथ में अविनाभाव होने के कारण, अब समझिए कि विशेष की वहां पर प्राधान्य प्रतीति हो रही, व्यंग्य की माने व्यंग्य जो है वो प्रधान है। लेकिन एक बात बताओ, जब व्यंग्य प्रधान है माने विशेष प्रधान है, और वो विशेष तो सामान्य के बिना रहता ही नहीं भाई। तो बता रहे हैं कि जब विशेष की प्रतीति प्राधान्य सत्यामत माने होने पर भी उसका जो सामान्य है उसके साथ में अविनाभाव संबंध होने के कारण सामान्य से अभिप्राधान्यम, सामान्य की भी प्रधानता आ जाएगी। क्या होगा, सामान्य की भी प्रधानता यहां पर आ जाएगी। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? अब दूसरी स्थिति बता रहे हैं कि यदा विशेषस्य सामान्य निष्ठत्व, जब विशेष जो होता है सामान्य निष्ठ तो सामान्य में रहता है, ऐसी स्थिति में भी सामान्य से प्राधान्य, अगर सामान्य यहां प्रधान हुआ तो बताओ, जब सामान्य प्रधान हुआ तो उसमें रहने वाला विशेष प्रधान होगा कि नहीं, वो भी हो जाएगा। तो सामान्य सर्व विशेषाणाम अंतर्भावात, सामान्य में सारे विशेषों का अंतर्भाव होने से विशेषस्य प्राधान्यम, विशेष भी भैया प्रधान हो जाता है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब ये विस्तार से व्याख्या करके बता चुके हैं, इसीलिए अभी इसको यहाँ पर जो है आप आसानी से समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते हैं तो एक बार व्याख्या लिखिएगा कॉपी में और फिर समझने की कोशिश करिएगा। निमित्त निमित्ती भाव में भी यही न्याय है, माने पूर्ववत प्रक्रिया है। कारण और कार्य में भी अगर हमने जहां सामान्य और विशेष शब्द का प्रयोग किया उसकी बजाय आप कारण और कार्य का कर लीजिए। बस ये इतना ध्यान रखना है कि बिना माने कार्य और कारण दोनों में एकत्व तो होता है, क्योंकि सत्कार्यवाद सिद्धांत के अनुसार कारण और कार्य का तादात्म्य माना गया है। ठीक है, और एक बात बताओ आप, अगर कारण ही प्रधान नहीं रहेगा तो बिना तो कार्य कैसे प्रधान होगा? अगर कार्य प्रधान है इसका मतलब उसका कारण भी प्रधान है। अब एक बात बताओ, अगर कारण प्रधान है तो क्या उसका कार्य, उससे उत्पन्न कार्य प्रधान नहीं होगा? होगा ही होगा। तो इसीलिए जो है कारण और कार्य संबंध होने पर भी दोनों की तुल्य प्रधानता निकल करके आ जाती है।
यही बता रहे हैं। यदा तु, और जब सारूप्य मात्र वशेन, जब दोनों में सारूप्य संबंध होगा, तब अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में अप्रकृत और प्रकृत का, माने अप्रस्तुत और प्रस्तुत का जो संबंध रहेगा, तदापि अप्रस्तुतस्य, जब अप्रस्तुत स्वरूपस्य, तो दोनों स्वरूप ही हैं, तो अभिधीयमानस्य प्राधान्येन अविवक्षायाम, जो अप्रस्तुत अभिधीयमान है उसकी जब प्रधानता से हम अविवक्षा कर देंगे, यानी कि उसको हम गौण बना लेंगे। देखो प्रधानता से विवक्षा नहीं की, अविवक्षा की, हमने गौण बना लिए। तो जब बताओ, जो अभिधीयमान का मतलब होता है वाच्य, तो जब अप्रस्तुत वाच्य गौण हो जाएगा तो क्या होगा, तो वहां पर जो व्यंग्य है, जो व्यंग्य है वो क्या हो जाएगा, वो प्रधान हो जाएगा, और व्यंग्य प्राधान्य ध्वनि, तो ध्वनि हो जाएगा। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, ध्वनौ अंतः पातः, उसका ध्वनि में अंतर्भाव हो जाएगा। इतरथा तो अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो अलंकारांतर में, तो कोई अन्य अलंकार ही रहेगा अगर व्यंग्य प्रधान नहीं है तो। तद अयमत्र संक्षेप, तो यहां पर संक्षेप से क्या निकलता है वो बता रहे हैं कि व्यंग्यस्य यत्र अप्राधान्यम वाच्यमात्रानुयायिनः समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालंकृतयः स्फुटाः। स्पष्ट हो गया आपको कि जहां पर समासोक्ति इत्यादि कई सारे अलंकार का नाम लिए थे ना, समासोक्ति इत्यादि ऐसी स्थिति बताई थी कि यहां पर क्या होता है, यहां पर जो है व्यंग्य होता है। क्या होता है, व्यंग्य होता है। और आक्षेप बताया था, आक्षेप में भी जो है व्यंग्य होता है। और क्या बताया था, अनुक्त निमित्त विशेषोक्ति बताया था, अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति बताया था, इसमें भी बताया था, यहां भी भैया व्यंग्य था। तो इस प्रकार से पर्यायोक्ति बताया था, और ऐसे ही जो है संकर बताया था। तो ये बहुत सारे अलंकार बता दिए थे, इन सब में क्या बताया था, व्यंग्य बता दिया था। ठीक है, इतना तो इन्होंने किया था भाई, चलो ठीक है। लेकिन एक बात कही कि एक बात बताओ, क्या यहाँ पर माने ध्वनि हो पाएगी केवल व्यंग्य होने से? नहीं नहीं, अपितु यहाँ तो वाच्य भी था हर जगह, यहाँ तो हर जगह क्या था, वाच्य भी था, और वो वाच्य ही यहाँ हर जगह प्रधान था, और व्यंग्य क्या था, गौण था। और जबकि ध्वनि कहाँ होती है, जब व्यंग्य प्रधान हो। क्या हो, जब व्यंग्य के प्रधानता में ध्वनि होती है। अब बताओ, जब व्यंग्य प्रधान होगा तब ध्वनि होती है। यहाँ तो हर जगह व्यंग्य गौण है, तो बताओ कहीं भी ध्वनि होगी? समासोक्ति में, आक्षेप में, किसी में भी ध्वनि होगी? नहीं होगी। अब पर्यायोक्ति में यदि व्यंग्य प्रधान है, लेकिन तो वो कहाँ आ जाएगा, वो तो फिर ध्वनि के अंदर आ जाएगा। ऐसा थोड़ी कि ध्वनि पर्यायोक्ति में चली जाएगी ना, क्योंकि ध्वनि बहुत बड़ा विषय है। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यंग्यस्य यत्र अप्राधान्यम, व्यंग्य जहां पर अप्रधान होता है, माने गौण होता है, कहाँ, समासोक्ति में, आक्षेप में, अनुक्त निमित्त इत्यादि में। तो और वो क्या होता है, वाच्य मात्र अनुयायी, वो वाच्य मात्र का क्या होता है, अनुयायी, मतलब अनुगमन करने वाला होता है। यानी वाच्य वहां मुख्य होता है, वो वाच्य का अनुयायी मतलब अप्रधान होता है, गौण होता है, उसके पीछे पीछे चलने वाला होता है। तो वहां कौन सा बताओ अलंकार होगा, वहां पर कोई ध्वनि काव्य हो जाएगा क्या? नहीं नहीं। तो तत्र माने वहां पर समासोक्ति इत्यादि जो वाच्यालंकार हैं, वाच्यालंकार का मतलब क्या होता है, अर्थालंकार। ये जो अर्थालंकार हैं, यही वहां पर अर्थालंकार ही होंगे। ठीक है, स्फुट मतलब स्पष्ट रूप से होंगे। इतना स्पष्ट हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि व्यंग्यस्य प्रतिभा मात्रे वाच्यार्थानुगमेऽपि वा न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यम न प्रतीयते। कहते हैं कि अगर कहीं पर व्यंग्य की प्रतिभा हो, प्रतिभा का मतलब होता है आभास, व्यंग्य का क्या हो, सिर्फ आभास हो रहा हो। जैसे जैसे दीपक, अपनुति इत्यादि में उपमा है, अथवा उपमा में, तो वहां व्यंग्य सिर्फ क्या होता है, उसका आभास होता है सिर्फ, लेकिन उसकी प्रधानता नहीं होती है। वाच्यार्थानुगमे पिबा, अथवा व्यंग्य क्या कर रहा हो, वाच्य अर्थ का अनुगमन कर रहा हो, प्रधान वाच्य हो और व्यंग्य जो है वो गौण हो। ऐसी स्थिति हो कि व्यंग्य का या तो प्रतिभा मात्र हो, मतलब सिर्फ आभास मात्र हो, और अथवा वा मतलब अथवा
वाच्यार्थ का व्यंग्य क्या कर रहा हो, अनुगमन कर रहा हो। तो तस्य माने व्यंग्यस्य प्राधान्यम न प्रतीयते, तस्य माने व्यंग्य का प्राधान्य जहां पर न प्रतीयते, प्रतीत नहीं हो रहा हो, कहते हैं न ध्वनि ही, वहां ध्वनि नहीं हो सकती, वहां कभी भी ध्वनि नहीं हो सकती। ठीक है, ये याद रखना है कि यत्र वा माने जहां कहीं उसका प्राधान्य प्रतीत नहीं होता, व्यंग्य का सिर्फ आभास होता है, तो वहां ध्वनि नहीं होती। अब एक अगली स्थिति बता रहे हैं कि ध्वनि होती कहाँ है। तो कहते हैं कि तत्परौ एव शब्दार्थ, तत्परौ माने यत्र काव्ये, जिस काव्य में शब्द और अर्थ क्या होते हैं, व्यंग्यम प्रति स्थितौ, व्यंग्य के प्रति स्थित होते हैं, व्यंग्य के प्रति क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और तत्परौ, तत् माने व्यंग्य को ही, परौ माने प्रधान रूप से बोधित करते हैं। जहां पर शब्दार्थ व्यंग्य के प्रति स्थित होते हैं और तत्परौ माने कि तत् माने व्यंग्य के ही, पर माने बोधक होते हैं, व्यंग्य के ही जहां पर प्रधान रूप से क्या होते हैं, शब्द और अर्थ बोधक होते हैं, ऐसी स्थिति में ही ध्वनेः स एव विषयः मंतव्यः, वही ध्वनि का विषय माना जाना चाहिए। संकरोज्झितः, जहां संकर नहीं रहना चाहिए। याद रखना है कि जहां पर संकर अलंकार नहीं हो, अलंकारों का मिश्रण जहां पर नहीं हो, तो ऐसे संकर माने अलंकारों के मिश्रण को उज्झित माने छोड़ करके ध्वनेः स एव विषयो मंतव्यः, वही ध्वनि का विषय माना जाना चाहिए जहां पर यत्र मन, इस काव्य में शब्द और अर्थ व्यंग्य के प्रति स्थित हों और तत्पर ही हों, यानी तत् माने व्यंग्य के ही, पर माने बोधक हों, तो ऐसी स्थिति में ही क्या होता है, काव्य ध्वनि काव्य माना जाता है। ठीक है, तस्मात् न ध्वनि है अन्यत्र अंतर्भाव, इसलिए ध्वनि का कहीं भी अन्यत्र अंतर्भाव नहीं हो सकता। इतश्च नांतर्भाव, अब चूंकि अंतर्भाव नहीं हो सकता है, ठीक है, इतना समझ आ गया कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, बता रहे हैं। यतः माने क्योंकि, काव्य विशेषो अंगी ध्वनि, क्योंकि जो ध्वनि है वो अंगी है, वो काव्य विशेष है, और अंगी का मतलब होता है वो मुख्य है। अब आप बताइए, जैसे एक शरीर है, क्या है, कोई शरीर है, कोई शरीर है, अब वो और कुछ उसके क्या है, अवयव हैं, अब अवयव हैं। तो अब बताओ कि क्या शरीर अवयवों में रहता है, अवयवों में समा सकता है, नहीं। शरीर में सारे अवयव हो सकते हैं, समा सकते हैं। अब एक अवयव में, एक हाथ में क्या पैर भी रह जाएगा, दिमाग भी रह जाएगा क्या, नहीं। एक हाथ में, एक अवयव में सारा शरीर नहीं रह सकता, लेकिन सारे शरीर में अवयव रह सकते हैं। तो इसका मतलब शरीर का कहते हैं अंगी, शरीर माने अंगी, और अवयव यानी अंग। तो बताओ, जो अंग हैं, वो जो अंग हैं, क्या वो अंगी में समा सकते हैं, हाँ, लेकिन जो अंग हैं वो तो अंगी में समा सकते हैं, अंग तो अंगी में समा सकते हैं, लेकिन क्या अंगी भी अंग में समा सकता है, नहीं, शरीर अंगों में समा नहीं सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर बता रहे हैं कि जो ध्वनि काव्य है वो काव्य विशेष, वो अंगी है, अंगी कथितः कहा गया है। और उसके अंग क्या है, अलंकार है, गुण है, वृत्ति है, ये तो पता ही है आपको, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, गुण क्या है, माधुर्य, योज, प्रसाद, वृत्ति। तो ये जो रीतियां, वृत्ति इत्यादि, ये सब क्या है, ये उस काव्य के अंग हैं। तो आप बताओ, क्या ध्वनि अलंकार में आ सकती है, समाहित हो सकती है, नहीं, क्योंकि उसका अंग है, अंग में थोड़े पूरा काव्य आ जाएगा। वही बता रहे हैं कि नच अवयवः एव पृथक भूतो अवयवी इति प्रसिद्धः, आपका हाथ अलग होकर के क्या आप बन जाएगा, नहीं बन सकता। नच माने नहीं, अवयव ही पृथक भूत होकर के, अलग होकर के पूरा अवयवी माने शरीर, ऐसा प्रसिद्ध नहीं है, ऐसा प्रसिद्ध नहीं है कि अवयव ही अलग होकर के अवयवी बन जाए, हाथ कट करके पूरा शरीर बन जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए अपृथक भावी, चूंकि ऐसा नहीं होता है, अलग होकर के वो कोई बड़ा प्रसिद्ध अवयवी नहीं बन जाता है, तो तद अंगत्वम तस्, इसका मतलब वो क्या रहता है, उसका अंग ही रहता है, न तो तत्व में वही नहीं हो जाता। तो ऐसे ही कोई अलंकार जो है
वो अलग हो करके अलंकार हो सकता है, वो ध्वनि नहीं हो सकता। वो क्या हो सकता, न तो तत्वमेव माने ध्वनि ही नहीं हो सकता, वो ध्वनि काव्य का अंग तो हो सकता है, वही बता रहे हैं। और यत्रापि बात तत्वम, अगर कहीं वो ध्वनि हो भी गया तो ऐसा नहीं है कि वही ध्वनि है, अरे ध्वनि महाविषय है, उसका ही एक जो है छोटा सा अवयव हो जाएगा। तत्रापि वहां भी ध्वनिर महाविषयत्वा, ध्वनि का महान विषय होने से न तनिष्ठत्वमेव, सिर्फ उतने मात्र में ही आप कहो कि ध्वनि रहे, तो ऐसा नहीं है। तो इतना स्पष्ट हो गया होगा कि जो छोटे मोटे अलंकार हैं, अगर कहीं वहां ध्वनि व्यंग निकल रहा है तो वो ध्वनि काव्य के अंदर आ जाएगा, ध्वनि ही वही नहीं है। चलिए, अब कहा था कि सूरि भी कथितः, क्या कहा था, यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जने कृतस्वार्थो व्यंगतः काव्य विशेषः सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। तो सूरिभिः कथितः, सूरि यानी कि विद्वानों के द्वारा, कथित माने कहा गया है। इति विद्वत उपज्ञा इयम उक्ति, कहते हैं ये जो उक्ति है, इस उक्ति, ये जो उक्ति है माने ध्वनि ऐसा जो कहा गया है, विद्वद्भ्यः उपज्ञा माने आद्यम ज्ञानम यस्याः उक्ते है, विद्वानों के द्वारा आद्य ज्ञान यानी प्रथम जो है ज्ञान विद्वानों के द्वारा किया गया है, विद्वानों के द्वारा पहले जो है इसको ध्वनि ऐसा कहा गया है। तो इसलिए यह उक्ति विद्वत उपज्ञा, विद्वानों के द्वारा पहली बार जो है इसका उपक्रम माने प्रयोग किया गया, पहली बार विद्वानों के द्वारा जो है इसको बताया गया। तो ये ऐसा है, न तो यथा कथनचित प्रवृत्ता, ऐसा नहीं है कि ऐसे किसी भी गली कूचे व्यक्ति ने बोल दिया हो और उसके अनुसार हम लोग चल पड़े हों। न तो यथा कथनचित, जैसे तैसे जो है ये प्रवृत्त नहीं है, ये चीज प्रतिपाद्यते माने बताई जा रही है, सूरि भी कथिता इस शब्द से। अब बोले ये विद्वान कौन है भाई, जिन विद्वानों के द्वारा उपज्ञा, उपज्ञा यानी कि आद्य ज्ञान करवाया गया है इसका ध्वनि शब्द का, तो कहते हैं कि वो विद्वान है प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणा। अब यहाँ पर जो है भूतपूर्व कुलपति जी, गुरु जी ने पूछ लिया प्रथम का अर्थ क्या है, तो याद रखना है आपको, प्रथम का मतलब है मुख्य, ठीक है। और परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणा, तो प्रथमे ही विद्वांसः के, तो आपको बताना होगा वैयाकरणा। प्रथम शब्द मुख्य बोधकः, प्रथम का अर्थ है मुख्य, ठीक है। तो जो मुख्य विद्वान है वो क्या है, वैयाकरण है। क्यों, व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम, सारी विद्याओं का जो मूल है, मुख है, वो व्याकरण है। व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम, सारी विद्याओं का मूल व्याकरण है। और तेच माने वो वैयाकरण, श्रूयमाणेषु वर्णेषु, जो सुनाई दे रहे वर्ण हैं, मैं जो वर्ण बोल रहा हूं, जो आप तक पहुंच रहे हैं, सुनाई दे रहे जो वर्ण हैं, उनमें ध्वनि ही इति व्यवहरन्ति, वो क्या करते हैं, ध्वनि ही इस प्रकार से कहते हैं। क्योंकि वहां महाभाष्य में भी आया ना, प्रतीत पदार्थ को शब्दः ध्वनिरित्युच्यते, ठीक है, प्रतीत पदार्थ को शब्दः ध्वनि इति उच्यते। तो ये बात आपको वहां से जो है जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वर्ण है, श्रूयमाण जो वर्ण है, जो शब्द हैं, उनको ध्वनि इस प्रकार का व्यवहार वैयाकरणों ने किया है, जो श्रवणेन्द्रिय के गोचर होते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, वो स्फोट को अभिव्यंजित करने वाले होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो वर्ण होते हैं, जो वर्ण हैं, जो क्या करते हैं, स्फोट को अभिव्यंजित करते हैं। तो स्फोट जो होता है वो व्यंग्य होता है, और जो वर्ण, या फिर हम वर्ण की बजाय शब्द भी कह सकते हैं, ये जो है व्यंजक होता है। तो ये जो है व्यंजक है, तो इसीलिए व्यंजक को जो है यहाँ पर ध्वनि कहा गया है। तो उसी के अनुसार साहित्यिकों ने भी उसको ध्वनि कह दिया, ठीक है। चलिए, तो श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिः इति व्यवहरन्ति तथैव अन्यैः तन्मतानुसारिभिः, अन्य जो उन वैयाकरण के मत के अनुसरण करने वाले जो अन्य साहित्य शास्त्री थे, उन लोगों के द्वारा भी ऐसे सूरि भी, ऐसे सूरि यानी विद्वानों के द्वारा काव्य तत्वार्थदर्शी भी, जो काव्य तत्व को समझ सकने वाले थे, काव्य मर्म को ग्रहण कर सकने वाले थे, उन लोगों के द्वारा वाच्यवाचक सम्मिश्र, उनके द्वारा वाच्यवाचक, काव्य का तत्व क्या है, व्यंग्य अर्थ, उस व्यंग्य अर्थ को जो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जानते हैं, ऐसे काव्य मर्मज्ञ विद्वानों के द्वारा, जो वैयाकरण मतानुसारी थे, उन लोगों के द्वारा वाच्यवाचक सम्मिश्र, वाच्य यानी अर्थ, वाचक यानी शब्द, इन दोनों को
जो मिला देने वाला है, ऐसा वाच्य और वाचक दोनों का सम्मिलित रूप है जो शब्दात्मा। शब्दात्मा यानी कि जो शब्द स्वभाव वाला है, शब्द स्वरूप वाला है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को काव्य कहते हैं। ठीक है। इति व्यपदेश्यः, इस प्रकार से जो काव्यम इस नाम से जो जाना जाता है। और व्यंजकत्व साम्यात्, चूंकि उसमें भी व्यंजकत्व है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो वैयाकरणों ने क्या कहा था, चूंकि जो वर्ण थे वो स्फोट के व्यंजक थे, इसलिए वर्ण व्यंजक थे और उनको ध्वनि कहा था। तो यहाँ भी जो है इसके अंदर भी व्यंजकता रहती है, तो इसीलिए इसको भी क्या कहा इन्होंने? ध्वनि इति उक्तः, ध्वनि इस प्रकार से कहा। ठीक है। इतनी बात स्पष्ट हो गई कि नहीं, कि जो वैयाकरण लोग हैं उन लोगों ने अर्थ का प्रतिपादन करने वाले जो वर्ण थे, जो शब्द थे, उन शब्दों को, चूंकि वो शब्द क्या करते हैं? प्रधानभूत स्फोट को अभिव्यंजित करते हैं, तो इसीलिए स्फोट के अभिव्यंजक शब्दों को ध्वनि वैयाकरणों ने कहा। और यहाँ पर व्यंग्य के व्यंजक जो शब्द हैं उनको क्या कहा? शब्द स्वरूपी जो काव्य है उसको ध्वनि कहा। ठीक है। काव्यम इति व्यपदेश्यः, काव्यम शब्द से उसका व्यवहार होता है। और ये क्या होता है? ये व्यंजक होता है। ये क्या होता है? व्यंग्य का व्यंजक होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको ध्वनि कहा गया, ध्वनि काव्य कहा गया। ध्वनि काव्य क्या होता है? व्यंजक होता है। और वाच्य वाचक सम्मिश्र शब्दात्मा, यहाँ वाच्य और वाचक से सम्मिलित जो शब्द स्वरूप जो काव्य इस प्रकार से जाना जाने वाला, और व्यंजकत्व चूंकि उसमें रहता है इसलिए उसको ध्वनि ऐसा कहा। ठीक है। अब कहते हैं नचेवं विधस्य ध्वनि है, इस प्रकार का जो ध्वनि है उस ध्वनि के वक्ष्यमाण प्रभेद तद्भेद संकलनया। भैया इस प्रकार का जो ध्वनि है उसके आगे वक्ष्यमाण माने बताए जाएंगे, आगे अविवक्षित वाच्य, विवक्षित वाच्य इत्यादि सामान्य रूप से बताए जाएंगे। और फिर उसके बाद उनका विशेष रूप से जो है 18 भेद, 51 भेद कर किए जाएंगे। तो उनके भेद प्रभेद इत्यादि के संकलन करके ऐसा जो महान विषय वाला जो ध्वनि है, उस ध्वनि का यत प्रकाशनम, जो उसका प्रकाशन किया जाएगा आगे जा करके, तो तत् माने वो ध्वनि अप्रसिद्ध अलंकार विशेष मात्र प्रतिपादने न तुल्यम, कि मतलब कोई अप्रसिद्ध अलंकार जो है, कोई विशेष, उसका प्रतिपादन और ध्वनि का प्रतिपादन दोनों एक ही है क्या? ना भाई, अप्रसिद्ध अलंकार वो छोटी मोटी चीज है, तो इसलिए उसके प्रतिपादन से ये इसका प्रतिपादन तुल्य नहीं हो सकता। इति तदभावित चेतसाम युक्त एव संरंभः, इसलिए तदभावित यानी ध्वनि से, ध्वनि में जिनका भावित यानी लगा हुआ है चित्त, जिनका ऐसे माने ध्वनि में भावित है, लगा हुआ है चित्त जिनका, ऐसे जो ध्वनिवादी आचार्य हैं उनका युक्त एव संरंभः, वो लोग अगर कुपित हो रहे हैं ध्वनि का खंडन किए जाने पर, उचित ही है। नच तेसु कथंचित ईर्ष्या कलुषित सेमसीकत्वम आविष्करणीय, नच माने नहीं करना चाहिए क्या? तेसु माने ऐसे आचार्यों के प्रति कथंचित कैसे भी ईर्ष्या, ईर्ष्या के द्वारा शेमुसी कलुषित सेमुसीकत्वम, यानी अपनी जो शेमुसी यानी बुद्धि को क्या नहीं करना चाहिए? कलुषित नहीं करना चाहिए, दूषित नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है नहीं करना चाहिए। तदेवं, इस प्रकार से ध्वनिस्तावत अभाववादिनः प्रत्युक्तः, ध्वनि के जो अभाव को कहने वाले थे ऐसे लोगों का यहाँ पर खंडन कर दिया गया। 3 प्रकार के मत थे ध्वनि के अभाववादियों के, उनका यहाँ पर बढ़िया से खंडन यहाँ पर कर दिया गया। प्रत्युक्त माने खंडिताः, प्रत्याख्याताः, ध्वनेः तत् माने तस्मात्, एवं एवं प्रकारेण ध्वनेः तावत अभाववादिनः प्रत्युक्तः, ध्वनि के अभाववादी उनका प्रत्याख्यान कर दिया गया। ठीक है। अब जो है क्या निकल करके आया? अस्ति ध्वनि, ध्वनि है। ठीक है। तो ध्वनि तो निकल करके आ गई। अब ये ध्वनि कितने प्रकार की है? तो सामान्य रूप से, सामान्य रूप से द्विविधा, 2 प्रकार की ध्वनि है। ठीक है। तो काव्य के 3 भेद आ गए अथवा 2 भेद आ गए। पहला काव्य क्या है? उत्तम काव्य है। उत्तम काव्य को ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। दूसरा काव्य क्या है? मध्यम काव्य है। मध्यम काव्य को ही गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं। स्पष्ट है भाई, गुणीभूत व्यंग्य मतलब व्यंग्य जहां गुणीभूत हो जाए, और उत्तम काव्य ध्वनि रहता है, यानी जहां पर व्यंग्य क्या रहे?
व्यंग्य प्रधान रहे, और यहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य हो गया मध्यम काव्य में। और इन दोनों काव्यों से भिन्न एक जो है काव्य की तरह लगता है, वास्तव में वो काव्य नहीं होता, उसको नाम दिया है चित्र। ये चित्र वास्तव में काव्य नहीं है। जब शब्दालंकारों वाला होता है तो शब्द चित्र, अर्थालंकारों वाला होता है तो अर्थ चित्र। ये इसी को मम्मट ने अधम काव्य कहा है, अधम काव्य कहा है। लेकिन ये वास्तव में काव्य नहीं है, ये सिर्फ काव्य का क्या है, आभास है। जैसे आप पढ़ते हैं ना हेत्वाभास, तो हेतु नहीं होते, वो हेतु की तरह आभासित होते हैं, वैसे ही ये काव्य नहीं है, काव्य की तरह आभासित होने वाला। ठीक है। अब जिसमें गुणीभूत व्यंग्य के सामान्य रूप से 8 भेद होते हैं, जो कि आपको काव्य प्रकाश इत्यादि ग्रंथों में मिल जाएंगे। ठीक है, सामान्य रूप से कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। अब उत्तम काव्य, धुनी काव्य के भी विभिन्न प्रकार के भेद हैं, जिसमें सबसे पहले 2 भेद किए जाते हैं, जिसका नाम है अविवक्षित वाच्य और विवक्षितान्य परवाच्य। क्या है, अविवक्षित वाच्य, अविवक्षित वाच्य और विवक्षितान्य परवाच्य। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप अपना देख लीजिएगा। अविवक्षित वाच्य और दूसरा क्या है, विवक्षितान्य परवाच्य। ठीक है, काव्य के भेद पर मैंने एक वीडियो बनाया है, इस मिश्रा संस्कृत प्रबोध, ये चैनल, आप इसमें वीडियो देखेंगे, कहीं सर्च करेंगे, मतलब चैनल का नाम डाल करके या मेरा नाम डाल करके काव्य के भेद ऐसा करके, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। लाइव ही था वो, और उसमें काव्य के भेद मैंने लगभग 51 भेदों तक समझाया है। उदाहरण नहीं उसमें बताए, लेकिन उनको भेदों को किस प्रकार से जो है बहुत अच्छे से वहां पर समझाया है। ठीक है, कैसे कैसे वो भेद बने हैं। चलिए, अब कह रहे हैं कि तत्र आद्य से उदाहरण, उसमें पहले का उदाहरण बता रहे हैं। पहला क्या है, अविवक्षित वाच्य, और दूसरा क्या है, विवक्षितान्य परवाच्य। ठीक है, अविवक्षित वाच्य को ही क्या कहते हैं, लक्षणामूल भी कहते हैं, लक्षणामूल। और जो दूसरा वाला था विवक्षितान्य परवाच्य, इसको अभिधामूल भी कहते हैं, इसको अभिधामूल भी, दूसरे वाले को अभिधामूल, और पहले वाले को लक्षणामूल और दूसरे वाले को अभिधामूल कहते हैं। ठीक है, 2 प्रकार का यह ध्वनि होता है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ लक्षणा होगी और यहाँ जो है कुछ अभिधा संबंधित हो गए, यानी लक्षणा यहाँ पर नहीं होगी। चलिए, अब देखो पहले उदाहरण को हम देख लेते हैं, क्या लक्षणा है भाई। तो सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः सूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। ठीक है, कहते हैं कि जो सुवर्ण पुष्पां पृथ्वी, सुवर्ण पुष्पा जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी कैसी है, सुवर्ण के पुष्प वाली है, उसको 3 प्रकार के जो पुरुष हैं वो चुनते हैं। देखो, पुष्पों का चयन किया जाता है ना, वृक्षों पर पुष्प लगे होते हैं, उनको हम चुन लेते हैं। तो ऐसे ही 3 पुरुष जो हैं वो पृथ्वी, सुवर्ण के फूल पृथ्वी में लगे हुए हैं, और उनको क्या करना है, चुन लेना है, यानी सुवर्ण का इकट्ठा कर लें। सुवर्ण का इकट्ठा करने मतलब कि जो संपत्ति है, समृद्धि है, धन संपत्ति इत्यादि है, उसको इकट्ठा 3 पुरुष कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। कौन है वो 3? तो कहते हैं सूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। जो सूर व्यक्ति है, कृतविद्य यानी जिसने विद्या पढ़ी हुई है, और यश्च जानाति सेवितुम् जो सेवा करना जानता है। तो 3 चीजें हैं, सूर होना चाहिए, कृतविद्य का मतलब विद्या में जिसने परिश्रम किया है, यानी अधीत विद्य होना चाहिए, अधीत विद्य, जिसने विद्या को अध्ययन किया हो, और यश्च जानाति सेवितुम् यानी कि जो सेवा को जानने वाला है, सेवा को ज्ञ मतलब जानने, सेवाज्ञ होना चाहिए, सेवा को जो जानने वाला है, कैसे सेवा करनी चाहिए। ऐसे जो 3 लोग हैं वो त्रयः पुरुषाः सुवर्ण से, सुवर्ण के फूल वाली जो पृथ्वी है उसको चुनते हैं। अब भैया यहाँ पर क्या, अब ये सुवर्ण के फूल लगे हैं क्या पृथ्वी में, आप ही बताइए, नहीं लगे हैं ना। कहते हैं ना गंगा में घर है, तो गंगा में थोड़े ही घर रह सकता है, झोपड़ी इत्यादि वो तो बह जाएगा। तो ऐसे बताओ, पृथ्वी में सुवर्ण के फूल लगे हैं क्या, नहीं लगे हैं। तो इस सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वन्ति, इसका मतलब क्या है, जो लिखा है क्या वही है, नहीं, अपितु इसका मतलब कुछ और है। वो क्या है,
एक मिनट। सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वंती, इसका मतलब ये है लक्षणा के द्वारा निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा? सरलता से धन संपत्ति वाले हो जाते हैं। ठीक है, ये निकल करके आएगा कि ये तीनों पुरुष क्या हो जाते हैं? सरलता से धन संपत्ति वाले हो जाते हैं। ठीक है, जो सूर अधीत विद्या और सेवा को जानने वाले, वो तीनों पुरुष सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वंती, इसका वाच्य अर्थ तो ये है कि सुवर्ण के फूलों वाली पृथ्वी को चुनते हैं। ये क्या हुआ? इसका वाच्य अर्थ हुआ, लेकिन ये वाच्य अर्थ तो बन नहीं रहा है, इसलिए यहां पर क्या करते हैं? लक्षणा करते हैं, और लक्षणा के द्वारा ये लक्ष्य अर्थ निकल करके आ जाता है। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? अब यहाँ व्यंजना क्या है? अगर इसकी बात की जाए, व्यंजना की बात की जाए, तो व्यंजना की बात की जाए तो ये निकलती है कि सूर और अधीत विद्य और सेवा को जानने वाले जब क्या होते हैं? जब प्रकर्ष युक्त होते हैं, अत्यंत उत्कृष्ट होते हैं, प्रकर्ष युक्त होते हैं, तब जाकर के ये सरलता से धन संपत्ति वाले हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रकृष्ट सूर होगा, प्रकृष्ट रूप से जो अधीत विद्य होगा, और अच्छे से जो सेवा को जानने वाला होगा, तो ये चीज यहाँ पर व्यंजना के द्वारा निकल करके आती है। तो इसलिए लक्षणामूल यहाँ व्यंजना है, इसलिए ध्वनि काव्य के अंतर्गत आ जाता है, अविवक्षित वाच्य के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ ध्यान देना, वाच्य क्या है? अविवक्षित है। सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वंती, ये वाच्य नहीं लिया जा रहा है, अभी तो यहाँ पर लक्षणा के द्वारा लक्ष्य अर्थ लिया जा रहा है कि सरलता से धन संपत्ति वाले हो जाते हैं। और क्या निकल करके व्यंग्य क्या निकल रहा है यहाँ पर? इन तीनों का जो उत्कर्ष है, इन तीनों का माने कि सूर अधीत विद्य और सेवाज्ञ, इन तीनों का उत्कर्ष यहाँ पर व्यंजित हो रहा है कि ये तीनों लोग जो होते हैं उत्कृष्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर निकल करके आ रही है। अब दूसरा जो है देख लेते हैं। दूसरा जो है अभिधा मूल का है। ठीक है, यानी यहां लक्षणा नहीं रहेगी, ये विवक्षितान्य पर वाच्य का है। अब देखिए यहां पर जो है कोई प्रिय अपनी प्रिया को, कोई प्रिय क्या कर रहा है? अपनी प्रिया को क्या कहते हैं? उसकी चाटुकारिता कर रहा है। चाटुकारिता, अब चाटुकारिता के लिए जो है कुछ और भी भाषा में शब्द प्रचलित है, आप लोग उसको समझ सकते हैं। तो कोई क्या कर रहा है? प्रिय प्रिया की, कोई प्रिय जो है प्रिया की चाटुकारिता कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको जो है, उसको अपना अभिप्राय सूचित करना है। क्या अभिप्राय है प्रिय का? प्रिय का अभिप्राय है अधर पान चुंबन इत्यादि जो है वो क्या है? प्रिय का छिपा हुआ अभिप्राय है। प्रिय का छिपा हुआ अधरपान चुंबन इत्यादि अभिप्राय है। इसी हेतु से प्रिय क्या कर रहा है? प्रिया की चाटुकारिता कर रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है भाई कि तरुणी, तरुणी का मतलब है, मतलब तारुण्य अवस्था में आई हुई। तरुणी का मतलब क्या है? तारुण्य अवस्था में आई हुई, अथवा कहीं कहीं यहां सुमुखी पाठ मिलता है, मतलब कि सुंदर मुख वाली। हे तरुणी, शिखरिणी क्वनु नाम कियच्चिरम किमभिधानमसौ अकरोत्तपः येन तबाधर पाटलम दशति बिंब फलम शुक सावकः। कहते हैं कि शुक माने तोते का, शुक माने तोते का ये सावक यानी कि बच्चा, ये तोते का जो बच्चा है ये क्या कर रहा है भैया? तोते का बच्चा कहते हैं कि बिंब फलम दशति, ये बिंब फल को दशति यानी कि
मतलब काट रहा है, बिंब फल को क्या कर रहा है, ये काट रहा है, उसका स्वाद ले रहा है। दसत यानी उसका स्वाद ले रहा है। किसका ले रहा है, बिंब फल का। ये बिंब फल क्या होता है भाई, तो बिंब का जो कोई, अब ये बिंब शब्द का अर्थ तो अभी मुझे हिंदी में इसका याद नहीं आ रहा है। तो बिंब का जो फल है वो कैसा है, बिंब का फल लाल लाल है। कैसा है बिंब का फल, करौंदा या कुछ था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। बिंब फल, ठीक है। ये बिंब फल जो है कैसा है, तो तब माने तुम्हारे, अधर माने ओष्ठ के समान, ये पाटल वर्ण का है। ये क्या है, तुम्हारे ओष्ठ के समान, ये पाटल यानी गुलाबी रंग का। तुम्हारे, तब माने तुम्हारे, अधर माने ओष्ठ के समान, ये पाटल यानी गुलाबी रंग का जो बिंब फल है, इस बिंब फल को दसत यानी काट करके और उसको खा रहा है, उसका स्वाद ले रहा है ये तोते का बच्चा। ये बताओ कि क्या किया था आखिरकार इसने, माने कितना इसने तपस्या की थी, कितना इसने जो है कौन से नाम वाला जप किया था, या इसने क्या क्या किया था जिससे आज ये तुम्हारे होंठ के समान वर्ण वाले बिंब फल को स्वाद लेने में समर्थ हुआ है। तुम्हारे ओष्ठ का स्वाद नहीं, वो तो बहुत ज्यादा पुण्य जिसने किया होगा वही तुम्हारे अधरपान का स्वाद ले सकेगा, तुम्हारे ओष्ठ का स्वाद ले सकेगा। लेकिन ये तुम्हारे ओष्ठ के वर्ण के समान रंग वाला जो बिंब फल है उसको ये खा रहा है, तो इसने कौन सा बहुत जो है, बहुत क्या इसने तपस्या की है, ये यहां पर बता रहे हैं कि क्व माने कहाँ, शिखरिण यानी पर्वते। शिखर कहते हैं पर्वत माने चोटी को, और शिखरी कहते हैं पर्वत को। शिखरिण यानी पर्वत में, कौन से पर्वत में, क्व माने कहाँ, शिखरिण यानी पर्वत में। नु नाम का मतलब ये ऐसे लगा दिया है प्रसिद्धि इत्यादि के लिए कि किस प्रसिद्ध पर्वत में जो है, कियत चिरम, कियत माने कितने काल तक, चिर मतलब देर, कितने जो है वर्षों तक, किम अभिधानम किस नाम वाला, किम माने क्या, अभिधान माने नाम, तो किस नाम वाला, तपह अकरोत, असौ, असौ माने यह, सुख साबक, सुख साबक ने, तोते के बच्चे ने, तपह तप, अकरोत माने किया, मतलब कियत चिरम कितने चिरकाल तक, कुआ शिखरिणी, कुआ माने कुत्र, शिखरिणी यानी पर्वते, कुत्र पर्वत में जो है, कियत चिरम कितने काल तक, किम अभिधानम किस नाम वाला जो है तप किया है, असौ माने तोते के बच्चे ने, क्रोत माने किया है। ये न जिस वजह से, जिस तपस्या के फल से तुम्हारे अधर माने होंठ के समान पाटल माने उसके, पाटल यानी गुलाबी रंग का जो बिंब फल है उसका ये दसत माने उसको काट काट के उसका स्वाद ले रहा है। अब यहाँ पर मतलब ये प्रशंसा की जा रही है कि तुम्हारे ओष्ठ के समान, ओष्ठ के वर्ण के समान वर्ण वाले फल को पाने के लिए, माने फल को आस्वादन करने के लिए तोते के बच्चों कितनी तपस्याएं करनी पड़ी, तो तुम्हारे साक्षात ओष्ठ को जो अधरपान करेगा उसको तो उससे भी ज्यादा जो है कौन जो है ऐसा महान पुण्य वाला होगा जो मतलब इसको तुम्हारे ओष्ठ को प्राप्त कर सकेगा। अब बात यह है कि वो ऐसे प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा से उसका अभिप्राय निकल करके आ रहा है कि वो भी क्या करना चाह रहा है, वो भी जो है ओष्ठ का माने अधरपान या चुंबन इत्यादि करना चाह रहा है। ठीक है, ये उसका अपना अभिप्राय निकल करके आ रहा है। और ये भी अभिप्राय है कि कोई अत्यंत पुण्य वाला ही जो युवा होगा वही तुम्हारे ओष्ठादि को प्राप्त कर सकने में मतलब समर्थ होगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर निकल करके आ गई। तो ये जो है दो प्रकार की ध्वनि है, उसका उदाहरण यहां पर प्रस्तुत कर दिया गया है। ठीक है, अब यद्यपि अभी जो है, एक मिनट, अब जो है कुछ लोगों ने ये यहां तक क्या निकल करके आया भाई, अभाववादी क्या थे, अभाववादी। इन अभाववादियों का खंडन करके बहुत सारी बातें यहां पर बता दी गई। अब दूसरे क्या थे, लक्षणावादी। भाग तमाहुस तमन ने कहा था ना, लक्षणावादी। तो लक्षणावादियों के मत का खंडन जो है वो हम लोग क्या करेंगे, अगले पाठ में पढ़ेंगे कि कुछ लोग क्या कहते हैं, ध्वनि को लक्षणा ही मानते हैं, भक्ति ही मानते हैं। इस पाठ को माने इस बात को हम लोग क्या करेंगे, अगले पाठ में पढ़ेंगे।
और यहाँ पर जो है कुछ उदाहरण भी दिए हैं, इनको भी देखना होगा। कारिका के अंदर कुछ दिए हैं, इनको देखना होगा। और इसके बाद ये जो है शायद अगले पाठ में पूरा हो जाए या उसके अगले पाठ में, देख लेंगे जैसा भी होगा। तो हम लोग अब मिलते हैं अगले पाठ में। और हाँ, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, अन्य लोगों को भी बताइए इसके बारे में, ताकि वो लोग भी आएँ और पढ़ सकें। और अगर कोई आपको जिज्ञासा हो तो कमेंट इत्यादि के माध्यम से मुझे सूचित कर सकते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।